सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन का दिल्ली दौरा, हाई अलर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कई सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में उनके मार्ग एवं कार्यक्रमों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त की तैयारी में जुटे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन कड़ी सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण ठहरने के स्थान सहित उनके प्रवास का सटीक विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्र ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारी यातायात प्रबंधन से लेकर उन क्षेत्रों की साफ सफाई समेत सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे जहां रूसी राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान जा सकते हैं। तो पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा मुकम्मल की जा रही है, सभी तैयारियां की जा रही हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले हाई अलर्ट पर है राजधानी दिल्ली, सभी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। यात्रा रूट से लेकर उनके ठहरने, रुकने, मीटिंग से संबंधित सभी जो तैयारियां उनके आने जाने की और उस दौरान उनकी सुरक्षा संबंधी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। राजधानी में सुरक्षा मुकम्मल की जा रही है। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये ऐतिहासिक दौरा, इसको लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। सभी एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था में चौकन्नी हैं, वो मुकम्मल तैयारी में लगी हुई हैं। इसके अलावा यात्रा रूट से लेकर साफ सफाई और तमाम जो व्यवस्थाएं होनी है वो सब की जा रही हैं। तो पुतिन के भारत दौरे से पहले ये सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तो राजधानी में सुरक्षा मुकम्मल की जा रही है, साफ सफाई चौकस की जा रही है। सभी रूटों पर जिन रूटों के माध्यम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुजरेंगे उन रूटों की जो सुरक्षा है चौकस की जा रही है। कई एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं, मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। रूसी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरी राष्ट्रीय राजधानी जो है अलर्ट पर है। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत का दौरा काफी कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर व्लादिमीर पुतिन की भारत की इस यात्रा पर है और भारत जो है इस यात्रा को सफल और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास कर रहा है और उसी के तहत सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। रूस और भारत की जो मैत्री है उसकी दाद दुनिया देती है और ऐसे में दो मित्र जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बड़ा मैसेज होगा और ऐतिहासिक जो रिश्तों को एक नया आयाम भी मिलेगा। कई अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। और अब हम बात करेंगे योगी की सख्ती, घुसपैठिया मुक्त यूपी। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाएं और वो सूची कमिश्नर व आईजी को सौंपे। कमिश्नर व आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अधिकारी एक्शन में नजर आए हैं। प्रदेश से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने आदि चिन्हित किए जा रहे हैं जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके।
तो मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएम योगी की सख्ती के बाद अब प्रशासन एक्शन में आया है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कई जगह जो अलग अलग विभागों में, कहीं संविदा पर, कहीं ठेके पर काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मुख्यमंत्री की सख्ती और उनके निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया है, एक्शन में आया है और प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को चिन्हित कर उनको डिटेंशन सेंटर में भेजने से लेकर उनको देश से बाहर करने तक की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर के जो है पूरा आदेश पारित किया गया था और उसके बाद जो है अब देखा जा सकता है कि सभी जिलों में और खासकर लखनऊ में भी देखा गया कि लगातार जो है टीम गठित करके एक्शन प्रक्रिया चालू हो गई है। आज जिस प्रकार से 17 निकाय विकास को पूरी एक सूची बना करके जो है मुख्यमंत्री के द्वारा देने की बात कही कि वहाँ के कमिश्नर को या साथ ही आईजी को जो है सूची बनाई जाए। इन 17 विकास निकाय में कौन संविदा कर्मी से लेकर के जो सफाई कर्मी है या ड्राइवर है जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता करके यहाँ पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा डाटा जो है देने को कहा गया है। जिस प्रकार से, क्योंकि जिस पहलू को देखें तो वहीं पर दूसरे पहलू में पुलिस भी जो है यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी या पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी आज उनके द्वारा पूरे चेक किए जा रहे थे और किए गए और साथ ही यही दौर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। क्योंकि खास बात अगर देखी जाए जिस प्रकार से कि किसी भी जिले में अगर सफाई कर्मी है या जो 17 निकाय के दफ्तर है वहां पर ज्यादातर जो है एजेंसीज के पास काम है। एजेंसियों के पास जो भी लेबर है या ड्राइवर है या संविदा पे जो काम कर रहे हैं, ज्यादातर जो है बंगाली भाषा के लोग जो है वहाँ पर, तो इस पर जो है प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इसी के पूरी लिस्ट सौंपने की बात कही गई है और पुलिस महकमा और बाकी जिलों के जितने भी डीएम हैं सभी को आदेश पारित किया गया है कि पूरी लिस्ट बनाए, सेंटर बनाए, उन जिनकी पहचान होती है कि ये दूसरे देश के निवासी हैं और यहाँ आकर के बसे हुए हैं, उनको जो है उस सेंटर में रखा जाए और फिर उनके वापस भेजने की प्रक्रिया की जाए। लेकिन जिस प्रकार से अगर विशेषज्ञों की बात करें तो हालांकि उनकी पहचान होने के बाद जो दूसरे देशों से भी बातचीत करनी पड़ेगी अपने देश को कि हाँ ये आपके देश के वासी हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उनको भेज सकते हैं। ये जरूर जो यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं। इसकी भी तैयारी, इसको लेकर के भी जो है सरकार के द्वारा जो है तैयारी चल रही है। वहाँ जितने लोग भी चिन्हित होंगे तो उन देशों के एम्बेसी से और सभी से सरकार के द्वारा बातचीत की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ये उनके द्वारा पूरी लिस्ट सौंपी जाएगी कि वहां से आकर के तभी ये प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि पूरी उत्तर प्रदेश अब सरकार के द्वारा जो है पहचान की जाएगी, फिर उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, तो कौन किस देश का, तो उसके एम्बेसी के माध्यम से ये पूरा आगे का प्रोसेस रहेगा। तो हर एक पहलू पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कितने अब यहाँ पर जो है घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि शुरुआत बड़ी तेजी से हुई है। अब ये देखना है सेंटरों में और लिस्ट सरकार के द्वारा जब जारी की जाएगी कितनी संख्या में जो है इस प्रकार के घुसपैठिया जो है उत्तर प्रदेश में पाए गए, उसके बाद जो है आगे के रणनीति के तहत जो है आगे की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत तो शुक्रिया मनीष तिवारी से तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी की सख्ती के बाद रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जा रहा है, शिकंजा कसना शुरू हो गया। डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, जिसके बाद अब जगह तलाशी जा रही है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब घुसपैठिया मुक्त यूपी बनाने के प्रयास में अधिकारी जुड़ गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर और बात करेंगे डॉलर और मुकाबला 90 के पार रुपया।
आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 90 रुपए के स्तर तक पहुंच गया और 90 के स्तर को पार कर गया। यह गिरावट पिछले 8 महीनों से जारी है। इससे वैश्विक व्यापार, भुगतान, निवेश संबंधी डॉलर आउटफ्लो और कंपनियों द्वारा बाजार में संभावित जोखिम से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों ने इसको और गहरा दिया है। आपको बता दें कि रुपया इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में इस वर्ष अब तक 5% तक की गिरावट दर्ज की गई। विश्लेषकों के मुताबिक भारतीय उत्पादों पर अमेरिका की ओर से 50% तक बढ़ाए गए आयात शुल्क ने भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार को झटका दिया है। निर्यात दबाव और विदेशी निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी ने भारतीय शेयर बाजार के आकर्षक बढ़त को भी कम कर दिया है। तो पिछले 8 महीनों से ये गिरावट जारी है और अब ये गिरावट एक बार फिर से देखने को मिली है। 90 के पार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत हो गई है और कहीं ना कहीं पिछले 8 महीनों से जारी गिरावट अभी भी जारी है। निर्यात दबाव और विदेशी निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी ने भारतीय शेयर बाजार की आकर्षक बढ़त को भी कम किया है। कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा विश्लेषक जो मानते हैं अमेरिका के द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% तक लगाए गए टैरिफ का असर है। ये आयात शुल्क ने भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार को झटका दिया है। निर्यात दबाव और विदेशी निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी ने भारतीय शेयर बाजार की आकर्षक बढ़त को भी कम कर दिया है। तो पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंचा है रुपया। पिछले 8 महीनों से यह गिरावट जारी है। तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है और कहीं ना कहीं विश्लेषक जो इसको मानते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ का असर है। निवेशकों की कम दिलचस्पी भी एक बड़ा कारण है इस गिरावट का और डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरावट लगातार जारी है। और अब हम बात करेंगे उन्नाव में एक ही घर में फर्जी 42 वोटर। उन्नाव से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। SIR वोटर सत्यापन अभियान के दौरान एक ही घर में 42 फर्जी वोट मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सदर तहसील के पूरन नगर क्षेत्र में किए गए सर्वे के दौरान BLO टीम तब चौंक गई जब उन्होंने पाया कि मतदाता सूची में एक ही पते पर 45 लोगों के नाम दर्ज हैं, जबकि मौके पर रहने वाले सिर्फ 3 ही लोग हैं। वोटर लिस्ट में हुई इस गंभीर गड़बड़ी को सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया। अधिकारियों ने तुरंत पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए और संबंधित BLO से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई। माना जा रहा है कि वोटर सूची में यह त्रुटि या तो पुराने रिकॉर्ड अपडेट न होने की वजह से है या फिर जानबूझकर की गई गड़बड़ी का मामला भी हो सकता है। SIR अभियान में मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के लिए डोर टू डोर सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में एक ही घर में 42 फर्जी वोटरों का पकड़ा जाना प्रशासन की कार्यप्रणाली और पिछली सूची तैयार करने वाली टीम पर भी सवाल खड़े करता है। उन्नाव के पूरन नगर का मकान नंबर 57 मतदाता सूची 2025 की जांच के दौरान यहां कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका दिया। BLO जब मौके पर पहुंचे तो पूरे घर में सिर्फ 3 लोग मिले। मकान मालिक ने खुद कहा, बाकी 43 नामों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, हम तो इन्हें पहचानते तक नहीं। इतना ही नहीं, आसपास के पड़ोसियों ने भी फर्जीवाड़े की पुष्टि की। तो ये सिर्फ एक मकान का मामला है या बड़े रैकेट का हिस्सा है? कौन है ये 43 फर्जी नाम और मतदाता सूची में ये लोग आखिर चढ़े कैसे? वहीं उन्नाव में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण SIR के दौरान बड़ा डेटा सामने आया है। जिले में अब तक 83.32% डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। इस दौरान 2.23 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इनमें स्थायी रूप से शिफ्ट हुए, अनुपस्थित और अन्य मतदाता शामिल हैं। ये जैसे ही संज्ञान में आया है उसमें ERO साहब को निर्देशित किया गया है, ये देख लें
ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे उन्नाव में काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत सारे वर्कर्स भी काम करने के लिए आते हैं। तो नियमित तौर पे जो लोग भी रहे हैं तो उनका नाम स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान ऐड हुआ होगा। तो लेकिन इसकी सत्यता की जांच के लिए टीमें भेजी गई हैं। जैसे कुछ आता है तो आगे और आपके माध्यम से क्लियर कर दूंगा इसको जो है। वहाँ एक घर है 57 नंबर, तो वहाँ आदमी ज्यादा है, मिल कम रहे हैं, तो ये लगभग 40 के ऊपर। हाँ, वहाँ पे तो 3 है। अच्छा, अन्य लोग अब ये यहाँ पर तो नहीं मिल रहे हैं, आसपास वालों से भी पूछने पर भी नहीं। यहाँ पर हम जान रहे हैं ये कहीं और दर्ज है, दूसरे मोहल्ले के 57 नंबर पे है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एसआईआर एंटी एसआईआर रैली ममता की दहाड़। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको उत्तराखंड के खटीमा लिए चलते हैं, जहां उन्नत खेती और समृद्ध किसान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। एक साथ लागू करके किसानों के जीवन को उन्नत बनाना है, उनके जीवन को समृद्ध बनाना है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसके लिए अनेक प्रयास भारत सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पहल करते हुए देश की आजादी के इतने 7 दशक से ज्यादा कालखंड बीत जाने के बाद पहली बार किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फसल बीमा हो, इन सब के माध्यम से आज अनेक प्रकार की नए नए जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए और इस वर्ष जिस प्रकार से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों के दल बनाकर गांव-गांव जाने का जो अभियान चलाया है, ये अभियान देश में पहली बार चला है। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भी आए हैं, अनेक स्टॉल भी लगे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक गोष्ठी आयोजित की गई है। मैं जब इस क्षेत्र का विधायक था, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजा था अपना आशीर्वाद देकर, तो उस समय में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वहाँ के तत्कालीन जो भी हमारे डीसी साहब होते थे या वहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक होते थे, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता रहा हूँ। अनेक गांवों में उनके द्वारा बीजों का वितरण किया जाता था, अनेक प्रकार के जो हमारे कृषकों को अनेक प्रकार की विधियों से परिचित करवाया जाता था और सच में वो बहुत बड़ा एक काम कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम आज पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ प्रारंभ किया है, ये कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश के अंदर होगा। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इस प्रकार के जो है और हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग प्रकार की, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की अपनी चुनौतियाँ हैं। जैसे यहाँ गन्ना और धान एक प्रमुख रूप से, गेहूं होने वाली अन्य फसलों के साथ ये फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्रकार की उगाई जाती है। इसलिए हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय जिसका इतना बड़ा नाम है, वो आने वाले समय में और अच्छा अनुसंधान करेगा। छोटे किसानों के लिए कैसे उनकी उपज अच्छी हो, छोटे स्थान पर कैसे अधिक उसका फायदा उनको मिले, कैसे उनकी उत्पादन बढ़े, उस सब पर ये काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को एक बड़ा फायदा देने का काम करेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं किसानों के बीच में जाता हूँ, अपने किसान भाई साल भर खून पसीना बहाकर परिश्रम करके अपनी फसल को तैयार करते हैं, इसलिए उनकी फसलों का उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां एमएसपी
न्यूनतम मैक्सिमम समर्थन मूल्य हमारा जो है लगातार देश के अंदर दिया जा रहा है। हमने भी यहाँ मेरे को गन्ना किसानों ने कहा कि आप चूंकि किसानी से भी जुड़े हुए हैं, आप सैनिक परिवार से भी हैं, किसानों के बीच में भी रहते हैं, सैनिकों के बीच में भी रहते हैं। आज मैं यहाँ आने से पहले 2 और कार्यक्रम आज हल्द्वानी में थे, उन दोनों ही कार्यक्रमों में भाग लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। जहाँ पहले कार्यक्रम में मैंने हमारे देश के लिए विभिन्न सीमा सुरक्षा बलों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन में गया था। वहीं मैं दूसरे कार्यक्रम में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं पूरे राज्य के अंदर, जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उन दोनों ही कार्यक्रमों में होकर आपके बीच में आ रहा हूं। आप सबको थोड़ा विलंब भी यहाँ पर हो गया और सच में मुझे जानकारी नहीं थी कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। अन्यथा मैं वहाँ का एक आध कार्यक्रम कम करता या थोड़ा जल्दी आता। मुझे लगा कि ऐसे ही जो है प्रदर्शनी लगी होगी, मुझे प्रदर्शनी को ही देखना है, तो मैं आप सब लोगों से थोड़ा माफी भी चाहता हूँ कि मैं विलंब से पहुंचा हूँ। लेकिन हाँ, जो आज मेरे किसान भाई आज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, सरकार का प्रोत्साहन करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आए हैं, मैं अपने किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अभी मैं 2 दिन पहले हरिद्वार में था, वहां भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान भाई गन्ना लेकर आए थे और मैंने कहा एक एक गन्ना जो आप मेरे लिए लेके आए हैं मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। कुछ गन्ना तो मैं हेलीकॉप्टर में ही देहरादून लेकर गया और यहाँ से भी आपके सारे गन्ने मैंने रख लिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सरकार भी आपकी है और आप सरकार की हैं। काशीपुर से, बागपुर से, उस क्षेत्रों से भी हमारे बहुत किसान भाई आए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और गन्ने का मूल्य हमने बढ़ाया। गन्ने का मूल्य राज्य के इतिहास में पहली बार सीधे 30 रुपए बढ़ाने का काम 25 वर्षों में ये पहली बार हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये किसान बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हम बात करेंगे एंटी-एसआईआर रैली, ममता की दहाड़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन दिनों एसआईआर को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार एक्टिव बनी हुई है। ममता बनर्जी ने ताजा रैली मालदा जिले के गाजोल में की है और ममता ने एंटी-एसआईआर रैली में केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य को उसका अधिकार वाला पैसा नहीं दे रहा है और जीएसटी के बाद अब सिगरेट टैक्स भी अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। ममता ने इसे इमरजेंसी जैसा माहौल बताया। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यहां वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपकी टेंशन दूर करने आई हूं। डरिए मत, निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री ने यहां सरकार पर हमला बोलते हुए कहा केंद्र पैसे नहीं दे रहा है, अब सिर्फ एक टैक्स है जीएसटी टैक्स, सारे टैक्स केंद्र ले लेता है। अब सुना है कि सिगरेट का टैक्स भी वे ही ले लेंगे। उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। ये इमरजेंसी जैसा है। अगर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो याद रखो तुम हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे। आज तुम सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे। পরিবার হারিয়ে গেলে তোমার কত মানুষ মারা গেছে বলুন তো, আর কত যাবে প্রাণ, আর কত দিতে হবে বলিদান? থামবে কি বন্ধু? অন্যের প্রাণ গেলে তোমার মন কাঁদে না, অন্যের পরিবার হারিয়ে গেলে তোমার দুঃখ হয় না। বাংলা ভাষায় কথা বললে আজ সবাই বাংলাদেশি বন্ধু। বাংলাদেশ থেকে এসে স্বাধীনতার সময় থেকে যারা इंडिया। और अब हम बात करेंगे एमसीडी उपचुनाव नतीजों में उलटफेर। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में सभी 12 सीटों के नतीजे आ गए हैं। भाजपा ने कुल 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक सीट पर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक शोएब इकबाल वाली पार्टी ने कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस ने भी एक सीट पर भाजपा को हराकर खाता खोला है। आम आदमी पार्टी अपनी लाज बचाने में कामयाब रही। वह पहले की तरह 3 सीट जीत पाई। हालांकि उसकी सीटों में परिवर्तन हुआ है, जबकि कांग्रेस ने खाता खोलकर सबको चौंका दिया है।
मटिया महल के कदावर नेता शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से बगावत करके अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि एमसीडी उपचुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव, यही हमारा काम है। और इस काम को करते हुए दिल्ली में ये 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जिन परिस्थितियों में इतने सालों से थी, जिन दिक्कतों को उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है। और इसलिए इन 12 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना जरूरी है, क्योंकि एक ध्येय, एक लक्ष्य, दिल्ली का विकास, दिल्ली में स्वच्छता, दिल्ली में हरियाली, ये सारा हमारा काम है, जिसको हम इकट्ठे मिलके, एकजुट मिलकर के करना चाहते हैं। इससे पहले की सरकारों ने केवल यहाँ राजनीति करी, इतने साल, 11 साल उन्होंने यहाँ बर्बाद कर दिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रत्येक वार्ड सुंदर बने, बेहतर बने और वहाँ विकास कार्य हो। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।